ठोस अवस्था की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के ठोसों के बारे में, उनके अभिलाक्षणिक गुण और क्रिस्टल जालक और विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एकक कोशिका में प्रत्येक एकक कोशिका कितने परमाणु आते हैं, उनमें अवयवी कणों की पैकिंग किस तरह से एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में किस तरह से होती है, और वॉइड्स के बारे में, रिक्तिकाओं के बारे में, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। आद्य घनीय एकक कोशिका, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। आद्य घनीय एकक कोशिका में केवल कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। कोनों का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। 4 एकक कोशिकाएं समान परत में और 4 एकक कोशिकाएं ऊपरी अथवा निचली परत की होती हैं। इस संरचना में आप देखें, ये कोनों के ऊपर 8 हमने अवयवी कणों को दिखाया है और ये अवयवी कण के लिए लिखा है कि ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर सहभाजित है। तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही इस यूनिट सेल में आएगा, बाकी हिस्सा दूसरे यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये 3 तरह की संरचनाएं हैं, जिसमें यहाँ हमने केवल कांस्टेंट पार्टिकल का केंद्र दिखाया हुआ है ना, और यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। पूरे 8 आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, और इस स्ट्रक्चर में इस पार्टिकल का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आता है वही दिखाया गया है ना। अब क्योंकि हमने कहा कि एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है, तो उसका काफ़ी हिस्सा दूसरी तरफ जाएगा, केवल 1/8वां हिस्सा ही इस यूनिट सेल में आएगा। तो ये 1/8 पोर्शन, 1/8वां भाग केवल इसमें दिखाया गया है। प्रत्येक छोटा गोला उस स्थिति पर उपस्थित कण के केवल केंद्र को निरूपित करता है, उसके वास्तविक आकार को नहीं। इसे विवृत संरचनाएं कहा जाता है। इस संरचना को हमने विवृत संरचना कहा, जहां केवल कण का केंद्र दिखाया गया है, वास्तविक संरचना नहीं। ये वास्तविक आकार संरचना है जहां पर पूरा एटम दिखाया जाता है, और ये एक्चुअल पोर्शन, कितना पोर्शन यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मॉडल है। अतः वास्तव में एक परमाणु का 1/8वां भाग एक एकक कोशिका से संबंधित रहता है। 1/8वां भाग क्यों कहा? क्योंकि एक जो हमने पार्टिकल बोला, ये 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है ना, 4 उसी की लेयर के और 4 ऊपर या नीचे वाली लेयर के। इसलिए इस यूनिट सेल में केवल उसका 1/8 पोर्शन ही आया है ना। तो हर पोजीशन पे 1/8 करना पड़ेगा। तो हम इसका जब यूनिट सेल नंबर निकालेंगे, यूनिट सेल में कितना एटम आ रहा है, तो इस तरह से कुल मिलाकर प्रत्येक घनीय एकक कोशिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं। अतः एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या कैसे निकाली? 8 × 1/8, क्योंकि उसका केवल 1/8वां भाग ही उस यूनिट सेल में आ रहा है। इसलिए हमने 8 कोने के जो परमाणु हैं उनको 1/8 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से 1 एटम आ गया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल 1 परमाणु प्रति यूनिट सेल आएगा। दूसरा पढ़ते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोनों पर और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। देखिए, ये कोने के 8 परमाणु हमने दिखाए, अवयवी कण दिखाए, और ये केवल सेंटर पे एक एटम हमने दिखाया। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की संरचना है, जिसमें कॉर्नर्स के अलावा एक एटम सेंटर पे भी दिख रहा है ना। ये वाला ओपन स्ट्रक्चर मॉडल, और ये उसका स्पेस फिलिंग मॉडल, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल में हम पूरे कणों को दिखाते हैं। तो ऊपर ये 1 2 3 4, ये ऊपर के कांस्टेंट पार्टिकल 4 दिख रहे हैं ऊपर के कोनों के, ये नीचे के कोने के 3 दिख रहे हैं हमें, है ना। देखिए 1 2 और ये 3, और एक पीछे छुप गया, किस कारण से? वो बीच में जो ये बीच वाला है ना, ये बीच का गोला इस यूनिट सेल के अंदर है, जिसके कारण पीछे वाला नहीं दिख रहा। तो यहाँ हमने कंप्लीट दिखाया हुआ है। और ये एक्चुअल पोर्शन मॉडल। एक्चुअल पोर्शन मॉडल में क्या होता है? अब पहले यूनिट सेल में देखा था हमने, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, कि केवल कोने का 1/8वां भाग ही आता है। तो ये दिखाया 1/8वां भाग,
है ना, हर कॉर्नर पे हमने 1/8वां भाग दिखाया। और जो केंद्र पर परमाणु या अवयवी कण उपस्थित है वो पूरा पूरा इसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए देखिए ये पूरा पूरा दिखाया गया है, बीच वाला जो है ना पूरा पूरा एक दिखाया गया है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स इसमें अगर हम कैलकुलेट करें पर यूनिट सेल, इस तरह से देखें, 8 कोने इंटू 1/8 प्रति कोना परमाणु। 1/8 क्यों करा? क्योंकि हमने कहा कि कोने का परमाणु 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, इसलिए केवल 1/8वां भाग ही एक यूनिट सेल में आ रहा है। और वैसे वाले 8 एटम है, 8 परमाणु हैं या अणु हैं या अवयवी कण कह दीजिए, उनको 1/8 से मल्टीप्लाई करके एक परमाणु ये आ गया। और एक अंतः केंद्र परमाणु, जो देखिए ये जो सेंटर का परमाणु है ना केंद्र में उपस्थित है, इसका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में होगा, इसलिए इसको 1 × 1 कर दिया और उससे एक परमाणु प्राप्त हो गया। इस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने आए? 1 और 1 2 परमाणु आ गए, है ना। तो इस तरह से एटम दिखने में तो हमें 8 एटम्स कॉर्नर पे और एक सेंटर पे दिख रहा है, लेकिन उसका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन निकाला तो कॉर्नर वाले को 8 × 1/8 करा, जिससे एक परमाणु आया, और सेंटर वाला परमाणु पूरा पूरा उसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन दोनों को जोड़ के टोटल 2 परमाणु आ गए। अब है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं। अतः एफसीसी में वास्तविक रूप से संबंधित परमाणुओं के भाग इस प्रकार हैं। इसमें देखिए ये इस वाले स्ट्रक्चर में हमने दिखाया, ये 8 कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और किसी क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, ये ऊपर और नीचे, साइड वाले 2 और एक आगे और पीछे। इस तरह से 6 फेसेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। यहाँ पर भी एक फेस के सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे, और ये जो फेस है ना इसके सेंटर पे ये वाला पार्टिकल, और जो पीछे वाला फेस है ना उसके सेंटर पे ये वाला पार्टिकल। इस तरह से 6 फेसेस के सेंटर पे और 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल हों तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है। और इनमें आप ध्यान दें ये केवल आधा दिख रहा है, यहाँ पे आधा गोलाई क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो फेस के सेंटर का पार्टिकल होता है वो 2 यूनिट सेल्स में होता है। इसके पास में जो यूनिट सेल रखा होगा आधा भाग उसके लिए काउंट होगा, आधा भाग इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन हाफ हो गया, यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन आधा रह गया। जबकि कोने वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल्स में विभाजित हैं। इस तरह से 8 कोने के परमाणु इंटू 1/8 करा, जिससे कि प्रति एकक कोशिका में एक परमाणु आया इससे। और जो 6 फलक केंद्रित परमाणु हैं उनका आधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होता है, इसलिए 6 × 1/2 करके 3 परमाणु आ गया। तो इस तरह से टोटल परमाणु फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में कितना हुआ? 3 + 1 4 परमाणु हो गए। तो एफसीसी का नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है। एक बार हम रिवाइज करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आया था? 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में 2 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में 4 परमाणु। अब हम पढ़ेंगे निविड संकुलित संरचनाएं, है ना, पैकिंग के बारे में। क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है? यह 3 प्रकार से हो सकती है। एक विमा में निविड संकुलन, द्विविमा में निविड संकुलन और त्रिविमा में निविड संकुलन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पहले हम पैकिंग इन 1 डायमेंशन देखें। 1 डायमेंशन मतलब एक ही लाइन में, खाली पंक्ति में हमने, देखो यहाँ पे फिगर में पंक्ति में केवल हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख दिया है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को हमने बराबर साइज का और स्फेरिकल मानते हुए इन गोलों को व्यवस्थित कर दिया है। इसमें गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है। 1 डायमेंशन में केवल एक ही विधि है जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। तो 1 डायमेंशन की पैकिंग केवल सिंपल एक लाइन रखनी है कांस्टेंट पार्टिकल्स की। तो ये लाइन में आपको दिख रहा है एक पार्टिकल जो है पास के 2 पार्टिकल्स को टच करता हुआ है ना। और एक पार्टिकल जितने पास वाले कांस्टेंट पार्टिकल्स को टच करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। इसमें देखें जैसे ये गोला है अपने 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है,
इसी तरह से कोई भी गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है। पूरे जालक में हर गोला पूरे वन डायमेंशन की पैकिंग में एक गोला दो दो के संपर्क में होता है। निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। इस प्रकार एक विमीय निविड़ संकुलित व्यवस्था में उप सहसंयोजक संख्या 2 है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशन पैकिंग में 2 आएगा क्योंकि एक गोला निकटवर्ती दो गोलों के संपर्क में है। अब द्विविमा में निविड़ संकुलन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। द्विविमा में ठोसों के अवयवी कणों की निविड़ संकुलित संरचना गोलों की पंक्तियों को एक साथ एक के ऊपर एक रखकर दो तरीकों से की जा सकती है, जो हम आगे दिखा रहे हैं। ये द्विविमा का वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें हमने 2 डायमेंशन का मतलब होता है, यहाँ देखें, ये अपन सरफेस ही समझें, है ना। कोई भी सरफेस के ऊपर पहले हमने ये वाली लाइन रखी थी, अब उसके आगे आगे हम दूसरी लाइन रख रहे हैं। अभी हम उसके ऊपर नहीं रख रहे, अभी हम केवल सतह पर ही एक पंक्ति के आगे दूसरी पंक्ति को जमा रहे हैं, है ना। और इसी तरह से तीसरी पंक्ति, इसी तरह से चौथी पंक्ति। तो इसमें वर्ग निविड़ संकुलन में क्या होता है, गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के संपर्क को इस तरह से, इस प्रकार से रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों एवं दोनों पंक्तियों के गोले हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तथा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप से रखे गए संरेखित हों, अलाइनमेंट में हों। यहाँ देखें, अलाइनमेंट का मतलब होता है इस गोले का सेंटर इस ऊपर वाले गोले के सेंटर से मैच कर रहा है ना। तो हमने जब दूसरी लाइन रखी तो वो इस तरह से रखी कि वो प्रथम लाइन के साथ अलाइनमेंट में है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आ गया, सारे सेंटर मैच कर रहे हैं, और इस तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट भी आ गया। तो हमने पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन को स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बिल्कुल अलाइनमेंट रखते हुए, सेकंड लाइन को फर्स्ट के साथ अलाइनमेंट रखते हुए रखा। उसी तरह से तीसरी लाइन को रखा, उसी तरह से चौथी लाइन रखी, है ना। अगर हम पहली लाइन को ए कहते हैं और क्योंकि बिल्कुल अलाइनमेंट में दूसरी लाइन है इसलिए उसे भी ए कहा जाएगा, तीसरी लाइन भी बिल्कुल अलाइनमेंट में है इसलिए उसे भी ए कहा जाएगा। तो ये ए पैटर्न के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने पार्टिकल्स को रख दिया। इस तरह यदि गोलों की प्रथम पंक्ति की व्यवस्था को अगर ए कहते हैं तो दूसरी पंक्ति भी ठीक समान होने के कारण उसे भी ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाएगा। अतः यह व्यवस्था 2 से ज़्यादा पंक्ति रखे जाने पर ए प्रकार की प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से हमने एक लाइन के बाद ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन सिमिलरली रख दी और उनको हमने ए प्रकार की पंक्तियों को रख दिया है। अब इसमें देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होगा कि एक पार्टिकल कितने नियरेस्ट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। आप देखें ध्यान से, ये 1, 2, 3 और 4 है ना, 4 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। कोई भी स्फीयर उठा लें, यहाँ हमने एक लाल से करके दिखाया है जिसमें एक पार्टिकल को टच करते हुए 4 स्फीयर हैं और उनके सेंटर्स को मिलाने पे कैसी आकृति आ रही है, ये इन पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाया तो एक स्क्वायर जैसी आकृति आ रही है। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहेंगे। इस पैकिंग में देखो, ये जो जगह रह रही है ये रिक्तियां, वॉइड्स कहलाते हैं। खाली जगह जो रह गई है वॉइड्स कहलाते हैं। स्पष्टतः इस प्रकार की व्यवस्था अर्थात द्विविमा में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ए प्रकार में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में रहता है। अतः इस स्थिति में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो कि फिगर में स्पष्टतः दिख रहा है कि एक गोले के संपर्क में कितने गोले हैं, है ना। 4 गोले आते हैं और उनके सेंटर को मिलाने पे स्क्वायर बनता है, जिसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहा। इस ए प्रकार की व्यवस्था को स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा 2 डायमेंशनल का एक तरह से अरेंजमेंट, जिसमें हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन देखा। और 2 डायमेंशन में ही हम एक और अरेंजमेंट पढ़ेंगे, द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ठोसों की दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जा सकता है
कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक पूरी तरह डिप्रेशन अवनमनों में आ जाए। क्या मतलब हुआ अवनमनों का? ये देखें, ये अपनी पहली लाइन हमने रखी थी। इस पहली लाइन के बाद जब दूसरी लाइन रखी ना बी, इस लाइन में ये जो गोला आ रहा है ये कहाँ आ रहा है? इन दो गोलों के डिप्रेशन, बीच में जो अवनमन का हिस्सा है, डिप्रेशन का हिस्सा है, वहाँ आ रहा है, अलाइनमेंट में नहीं है। देखिए ये इसका सेंटर इसके सेंटर से अलाइनमेंट में ऐसे सीधा नहीं आ रहा है ना। तो ये अलग प्रकार की पंक्ति रखी जो कि पहली पंक्ति के गोलों के डिप्रेशन में जहाँ पर पार्टिकल आ जाए। हर जगह देखो इन दोनों के डिप्रेशन में ये पार्टिकल आया, इन दोनों के डिप्रेशन में ये पार्टिकल आया। तो इस तरह से हमने पहली पंक्ति के डिप्रेशन में अवनमनों में दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा। अगर इस पंक्ति को ए कहेंगे, दूसरी पंक्ति अलाइनमेंट में नहीं है, उनके सेंटर एक दूसरे से अलाइन नहीं कर रहे, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर इधर है, अलाइनमेंट में तो सीधा आना चाहिए इस तरह से, अलाइनमेंट में नहीं है, इसका मतलब ये ए है और ये वाली बी पंक्ति है। अब जब तीसरी पंक्ति, अब ये भी हम सतह पे ही रख रहे हैं, अभी हमने ऊंचाई नहीं ली है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है केवल लेंथ और विड्थ, अभी हाइट नहीं आई है, ये सतह है जिसके ऊपर ये तीसरी पंक्ति आई। अब तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के गोलों के डिप्रेशन में रखा, है ना, यहाँ इन दोनों गोलों के डिप्रेशन में ये आ गई। अब लेकिन जब ये रख रहे हैं हम डिप्रेशन में, आप देखेंगे कि ये पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोले के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, इनका सेंटर मैच कर रहा है। अगर पहली पंक्ति को ए कहा तो तीसरी पंक्ति को भी ए कहा जाएगा क्योंकि वो अलाइनमेंट में है, संरेखित हैं। तो ए बी ए, और फिर इनके डिप्रेशन में अगर हम पंक्ति रखते हैं तो वो देखिए बी वाली पंक्ति सेकंड पंक्ति के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, इस पंक्ति को भी बी कहा जाएगा। इस तरह से ये ए बी पैटर्न में हमने सतह पे गोलों को रखा। इस तरह यदि प्रथम पंक्ति को ए और दूसरी पंक्ति को बी कहा जाता है, चूंकि दोनों पंक्तियों की व्यवस्था भिन्न है, उनके जो सेंटर हैं वो अलाइंड नहीं है, सेंटर अलग अलग जगह पे आ रहे हैं ए और बी के, है ना, इसलिए उनको अलग अलग नाम ए और बी दिया गया। अतः 2 से ज़्यादा पंक्तियों को इस व्यवस्था के तहत रखने पर 2 डायमेंशनल में ठोसों के अवयवी कणों की पंक्तियों की ए बी व्यवस्था प्राप्त होती है। तो इस व्यवस्था में अपने को फर्स्ट और थर्ड लाइन अलाइनमेंट में रहती है और फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ अलाइनमेंट में है। इस तरह से ये ए बी पैटर्न की व्यवस्था प्राप्त हो गई। यहाँ ध्यान दें, जो जगह हमने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखा था कि इनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, ये देखिए ये खाली जगह काफ़ी कम हो गई है ना, उसकी तुलना में ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। वहाँ अपने को खाली जगह ज़्यादा दिख रही थी, यहाँ खाली जगह काफ़ी कम हो गई है। देखिए खाली ये ट्रायंगुलर वॉइड्स, इन्हें वॉइड्स कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है, जो बहुत कम रह गई हैं। और एक गोला अपने निकटवर्ती कितने गोलों के संपर्क में है? ये देखिए ये 6 गोलों के संपर्क में, इससे टच करता हुआ ये 1 2 3 4 5 और 6 है ना, एक गोले के संपर्क में 6 गोले टच करते हुए हैं। इसलिए द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, है ना। और इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पे एक षटकोण बनता है, इसलिए इसको कहते हैं षटकोणीय, द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस स्थिति में ठोस के अवयवी कण अर्थात प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में रहता है। अतः इस स्थिति को द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर एक गोला 6 के कांटेक्ट में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इस ए बी व्यवस्था में 6 गोलों का केंद्र सम षटकोण, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा है ना। ठोस के अवयवी कणों की यह व्यवस्था को 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन कहा जाता है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अर्थात द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन व्यवस्था में देखा जा सकता है कि गोलों के बीच कुछ खाली स्थान अर्थात रिक्तियां, वॉइड्स रह गए हैं, जिनकी आकृति त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय है। ये त्रिकोणीय आकार की रिक्तियां 2 प्रकार की हैं। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर तथा दूसरी पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष नीचे की ओर है। ये इस स्ट्रक्चर में देखें, ये वॉइड्स में ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर पॉइंट कर रहा है इस वाले में, जबकि दूसरी लाइन में देखिए ये एपेक्स नीचे पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से रिक्ति में एपेक्स का पॉइंटिंग अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर इधर नीचे है
नेक्स्ट लाइन में ऊपर आ गया, ये ऊपर की तरफ है, फिर नेक्स्ट लाइन में नीचे आया, फिर नेक्स्ट लाइन में ऊपर आ गया। अब पढ़ेंगे हम त्रिविमा में निविड संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। वहाँ हमने देखा, पहले हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग की थी 2 डायमेंशन में, और एक की थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ हम पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर 3 डायमेंशनल पैकिंग देखेंगे, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे 3 डायमेंशनल पैकिंग देखेंगे। द्विविम वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन। घनीय निविड संकुलित परतों की पहली लाइन के ठीक ऊपर दूसरी परत रखकर तथा ठीक इन परतों के क्षैतिज दूसरी परतों को रखकर त्रिविमा में निविड संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। अब हम हाइट की बात कर रहे हैं। पहले हमने खाली एक सतह पर ही परमाणुओं को, गोलों को रखा था, है ना। अगर नीचे वाले गोलों को हम ए कहते हैं और उसी के अलाइनमेंट में अब हाइट वाइज पहले नीचे वाली सतह मान लीजिए जो अलाइनमेंट में थी, नीचे वाली सतह अलाइनमेंट में मतलब जो हमने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था, उस तरह से हमने नीचे एक सतह को जमा लिया, है ना। उस सतह के ऊपर ही अब दूसरी परतों को रखना है, और वो भी लेकिन इस तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट में है। वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब ऊपर के गोले जब रख रहे हैं तो वो नीचे वाले गोलों के केंद्र के साथ संरेखित हैं, अलाइंड हैं। तो इसलिए अगर पहले वाली सतह को हम ए कहेंगे तो दूसरी सतह के गोलों को भी ए कहा जाएगा, क्योंकि उनके सेंटर अलाइनमेंट में हैं। तो इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में रखा था हमने, उन्हीं के ऊपर इस तरह से गोलों को जमाते जा रहे हैं, और इस तरह से हमें ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल गया है। इसी तरह से हमें ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल गया है, जहां क्यूबिक स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसका जो यूनिट सेल है वो भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, अर्थात ए क्यों कहा? क्योंकि सभी जो लाइनें हैं एक जैसी हैं, सब में अलाइनमेंट है, हाइट वाइज भी अलाइनमेंट आ रहा है। इस व्यवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक है, क्यूबिक लेटिस आ रहा है ये। इसकी एकक कोष्टिका आद्य घनीय एकक कोष्टिका है, जिसे चित्र में लाल रंग से दिखाया गया है। ये देखें, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें केवल कॉर्नर्स पे ही एटम आ पाएंगे, इस तरह से इसका जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है। तो यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के ऊपर हाइट वाइज सतह को रखते गए, और हर सतह भी नीचे वाले सतह के साथ बिल्कुल संरेखित है, अलाइनमेंट में है, यानी कि नीचे वाली सतह का गोला और ऊपर वाली सतह के गोले के सेंटर एकदम मैच कर रहे हैं। तो इसलिए नीचे वाली सतह को ए कहेंगे, तो हर सतह क्योंकि मैच करते हुए सेंटर के साथ रखी जा रही हैं, इसलिए ए प्रकार की सतह बनने से ये हमें क्यूबिक लेटिस प्राप्त होता है। और इस क्यूबिक लेटिस का यूनिट सेल सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। दूसरा हमने पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, है ना। द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर किस तरह से हम और लेयर को रख के ऊपर की तरफ हाइट बढ़ा के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लाएंगे। द्विविम षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। पहले हम नीचे वाली जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर थी, नीचे वाली हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि उसमें पैटर्न क्या था, ए बी पैटर्न था, जहां पर कि नीचे वाली सतह में ही पहली लाइन के बाद जब दूसरी लाइन हमने उसी सतह पे रखी तो वो उसके डिप्रेशन में आई थी और अलाइनमेंट में नहीं थी, ए बी पैटर्न आ रहा था। तो उस तरह की सतह के ऊपर अब अपन हाइट वाइज दूसरी परत रखेंगे। तो द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परतों के अवनमनों में आ जाएं, उनके डिप्रेशंस में आ जाएं, अर्थात ए बी व्यवस्था का त्रिविम प्राप्त किया जाता है। यहाँ ध्यान दें, ये इसमें 2 रंग के गोले दिख रहे हैं, एक कुछ डार्क दिख रहे हैं और कुछ लाइट दिख रहे हैं। अपन ऐसा मानते हैं डार्क गोले जो हैं वो हमारी नीचे वाली सतह है ना, जो हमने सबसे पहले रख दी थी। देखो ये डार्क गोला और जब दूसरा डार्क गोला लाइन में आया था तो इन दोनों के डिप्रेशन में हमने यहाँ पर ये गोला रखा था, है ना। इसी तरह से ये नीचे वाले गोलों की लेयर है डार्क वाली,
उसके बाद जब सेकंड लेयर रखी, सेकंड लेयर को भी आप ध्यान दें कि इस तरह से हमने ये गोलों के डिप्रेशन में रखते जा रहे हैं। जैसे ये वाला गोला देखो आप, ये गोला जो दिख रहा है लाइट कलर का, इस गोले को इन गोलों के जो बीच की जगह बच रही थी जहां टी लिखा हुआ है, उस डिप्रेशन में हमने इस गोले को रख दिया है। इसी तरह से आगे आगे चलता जा रहा है तो ये टी लिखे हुए गोलों के डिप्रेशन के ऊपर दूसरी परत के गोले आ रहे हैं। तो पहली परत को अगर ए बोलेंगे तो दूसरी परत क्योंकि उन गोलों के अलाइनमेंट में नहीं है, जैसे हमने स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में देखा था कि अलाइनमेंट था, लेकिन यहां जब अब ऊपर की परत आई है तो वो अलाइनमेंट में नहीं आ रही। पहले गोले के केंद्र के साथ दूसरी परत का गोला मिल नहीं रहा, इसलिए अगर पहले वाली लाल डार्क गोले वाली परत को अगर ए कहते हैं तो जो ये हल्के रंग के गोले दिख रहे हैं क्योंकि ये उनके डिप्रेशन में रखे हुए हैं, उनके अलाइनमेंट में नहीं है, इसलिए इनको बी कहा। ऐसी ए बी व्यवस्था का त्रिविम हमें प्राप्त होगा। और इसमें आप देख रहे हैं जो जगह बच रही है गोलों के बीच में, किसी पे टी लिखा हुआ है, किसी में ओ लिखा हुआ है, तो ये जो टी लिखा हुआ है वो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम आगे डिटेल में भी बताएंगे। यहाँ आप समझें कि ये देखिए ये 3 गोले हैं जो कि लाइट कलर के दिख रहे हैं, है ना, और ये गोला डार्क कलर का दिख रहा है। इस तरह से 4 गोलों के बीच में जो रिक्तियां आती है वो चतुष्फलकीय वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, जो 4 के बीच में स्पेस बच रही है। और दूसरा ओ लिखा हुआ है वहां ध्यान दें, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देखें 3 गोले ये डार्क कलर के दिख रहे हैं जो कि नीचे की लेयर के हैं, है ना, ये वाला गोला 1, ये 2 और ये 3, है ना, और ऊपर की लेयर के भी 3 गोले हैं। ऊपर की लेयर का देखो ये गोला 1, ये वाला गोला 2 और ये वाला गोला 3, है ना। इस तरह से 6 गोलों के बीच में, यानी कि नीचे वाली रिक्तिका के ऊपर ही ऊपर वाली परत से भी वॉइड स्पेस बन गया, और इस तरह से 6 गोलों के बीच की जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा। ठीक है, 4 परमाणुओं के बीच की स्पेस तो टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो 6 के बीच की स्पेस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है। पहली, जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर अथवा नीचे होता है तो चतुष्फलकीय रिक्तिक उत्पन्न होती है। इस प्रकार बने रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये जैसा मैं समझा रहा था कि ये देखिए जो नीचे वाले 3 एटम ये रहे 1, 2 और 3, जैसे ये इसमें देखें डार्क वाले देखें, ये 1, ये 2 और ये 3 एटम, है ना। इनके ऊपर इस तरह का एटम देखिए जहां पर एक गोला आ रहा हो, इसमें बीच की स्पेस लेते हैं अपन। बीच की स्पेस लेने का मतलब देखो ये वाला, ये देखिए ये डार्क गोला है 1, ये डार्क गोला 2 और ये डार्क गोला 3, इसके ऊपर ये लाइट कलर का गोला आ गया और ये स्पेस इसमें रह गई, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। जहां नीचे के 3 गोले और ऊपर का एक गोला या तो ऐसा आ जाए तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, और उसके अलावा ऊपर के 3 गोले और नीचे का एक गोला आ जाए तब भी टेट्राहेड्रल वॉइड है ना। तो ये दोनों तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड आ सकता है। यहाँ हमने दिखाया अलग कलर से, अगर नीचे के 3 गोलों को हमने नीले रंग से दिखाया और ऊपर का गोला जो कि डिप्रेशन में आता है, बी लेयर है, उसको रखने पे जो 4 गोलों के बीच की जगह बचती है ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। और ये ओपन स्ट्रक्चर मॉडल, और ये अगर इनके गोलों के सेंटर्स को मिलाएं तो इस तरह का चतुष्फलक प्राप्त होगा। तो इस तरह के वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। और ये दोनों तरह से मतलब कि नीचे की लेयर के 3 गोले और ऊपर की लेयर का एक गोला, या ऊपर की लेयर के 3 गोले और नीचे की लेयर का एक गोला, उनके बीच बचने वाली जगह टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाती है। दूसरी व्यवस्था में दूसरे परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती हैं, जिससे 2 त्रिकोणीय रिक्तियां, एक ऊपर की ओर शीर्ष वाला और दूसरा नीचे की ओर शीर्ष वाला बनता है। इस प्रकार की रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ये चित्र में देखें, ये नीले गोले अपन मान लेते हैं ऊपर की परत, लाल गोले मान लेते हैं नीचे की परत, है ना। तो नीचे की परत से जो आप रिक्ति देख रहे हैं उसमें अपेक्स कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर अपेक्स है ना, और जो नीले गोले हैं उनका अपेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि रिक्ति के ऊपर रिक्ति मैच कर रही है। इस तरह से 6 गोलों के बीच में जो रिक्ति बचती है उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे।
और यही हमने यहाँ बताया कि एक का शीर्ष ऊपर की तरफ और एक का शीर्ष नीचे की तरफ हो, और इस तरह से 6 गोलों के बीच की जो स्पेस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। इन 6 गोलों के सेंटर्स को अगर मैच करें तो इस तरह का अष्टफलक प्राप्त होता है। रिक्तियों की संख्या, किसी भी क्रिस्टल जालक में पैकिंग करने के बाद भी आप देखते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ स्पेस बच जाती है। हमने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बन रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बन रहे हैं। कितनी संख्या में टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, कितनी संख्या में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, है ना। तो मान लिया जाए कि निविड संकुलित गोलों की संख्या अगर n है, क्रिस्टल पैकिंग में जो क्लोज्ड पैक्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी संख्या अगर n होगी, तो इस व्यवस्था में प्राप्त चतुष्फलक रिक्तियां टेट्राहेड्रल वॉइड उनकी संख्या 2n डबल प्राप्त होगी। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के डबल हमें चतुष्फल की रिक्तियां प्राप्त होती है, और अष्टफलक की रिक्तियां जितने हमारे गोले हैं उसी संख्या में प्राप्त होती हैं। तो अष्टफलक रिक्तियों की संख्या n होगी। अब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, अभी तक हमने 2 परतें रखी थी, है ना, जहां हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक में पहली वाली लेयर को A बोला था और दूसरी वाली लेयर को उनके डिप्रेशन में रखने के कारण B बोला, है ना। उन दोनों को रखने से ही हमें 2 प्रकार की रिक्तियां मिल गई। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड वो थे जहां पर कि 3 गोले नीचे के 1 गोला ऊपर का, यानी कि 4 गोलों के बीच की जगह, या 3 गोले ऊपर और 1 गोला नीचे, उनके बीच की जगह को टेट्राहेड्रल वॉइड कहा। और जहां रिक्ति के ऊपर हमें दूसरी रिक्ति मिल रही है जिनके शीर्ष अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो 6 गोलों के बीच की जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली। तो अब उसके ऊपर तीसरी परत को हमें रखना है। तीसरी परत जब हम रखेंगे तो या तो हम उसको टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए रखें या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो पहला देखें, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जहां T लिखा हुआ था उस स्ट्रक्चर में, उनके ऊपर अब हम तीसरी लेयर के एटम को रखेंगे। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों पर तृतीय परत को प्रथम परत के गोलों पर संरेखित रखकर आच्छादित किया जाता है। इस व्यवस्था में गोलों के पैटर्न एकांतर पैटर्न में पुनरावृत होता है तथा AB पैटर्न प्राप्त होता है। इस संरचना को षटकोणीय निविड संकुलित हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ देखें, इसमें एक गोला नीचे की परत का, उसके ऊपर 3 नीले गोले रखे हुए हैं और इससे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है ना। तीसरी लेयर को जब हम रखते हैं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम आना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड पे जब एटम आता है तो वो फर्स्ट लेयर के साथ अलाइनमेंट में आ गया है ना। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर अलाइनमेंट में आ गई है। तो इस तरह से ये AB पैटर्न डेवलप हो रहा है और ये षटकोणीय संकुलन है। इसमें इस तरह से ये निविड संकुलित HCP षटकोणीय संकुलन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की संरचना मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है। अब दूसरा देखें, पहले हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, अब हम थर्ड लेयर को रखते टाइम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले आप इस फिगर को देखें, देखो ये फिगर हमारी 2 लेयर दिखा रहा है खाली, है ना। जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम को रखा, टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे देखिए ये T लिखा हुआ है ना। इस T के ऊपर जब हम एटम को रखते हैं तो अगर फर्स्ट लेयर अपनी लाइट गोले से दिखाई हुई है और सेकंड लेयर डार्क गोले की है और थर्ड लेयर का एटम भी इसके ऊपर आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड अलाइनमेंट में आ गया था, यानी कि AB पैटर्न चला। ठीक है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखें ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और यहाँ पे अगर हम थर्ड लेयर का एटम यहाँ आता है तो ना तो वो फर्स्ट लेयर के साथ अलाइनमेंट में है और ना ही सेकंड लेयर के साथ अलाइनमेंट में है। मतलब उसका सेंटर ना तो फर्स्ट लेयर के गोले के साथ मैच कर रहा है और ना ही सेकंड लेयर के गोले के साथ मैच कर रहा है। ये गोला इस तरह से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा जाएगा तो ये C कहलाएगा। तो तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रख सकते हैं कि उसमें गोले अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करते हों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर गोला आता हो। इस व्यवस्था में तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते, किसी भी गोले के साथ अलाइनमेंट में नहीं होंगे अगर हम थर्ड लेयर का गोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखेंगे। तो ये देखें फिगर में, इस तरह से पहली लेयर A कहलाई और दूसरी लेयर B कहलाई
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अगर अपन तीसरी लेयर रखते हैं तो वो सी लेयर, क्योंकि वो अलाइनमेंट में नहीं है ना। मान लीजिए इन दोनों लेयर से हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है, बी और सी से मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है कि ये 3 इस तरह से ओरिएंटेड है और ये 3 अपोजिट साइड से ओरिएंटेड है, और इन 6 गोलों के बीच की जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। इस वॉइड के ऊपर अगर अपना एटम आता है तो ये एटम इन दोनों के साथ ही अलाइनमेंट में नहीं है। अगर ये बी है, ये सी है, तो वो अगला ए कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ए बी सी पैटर्न होता है, और इससे जो लेटेस्ट डेवलप होगा वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आएगी, सीसीपी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। सीसीपी या एफसीसी भी कह सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस आएगा। इस व्यवस्था को यदि सी कहा जाए, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखे हुए गोले को सी कहा, तो एबीसी व्यवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार प्राप्त संरचना को फलक केंद्रित घनीय अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक अथवा घनीय निविड संकुलित क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने पे एबीसी पैटर्न प्राप्त हुआ। इस प्रकार की पैकिंग कॉपर और सिल्वर में पाई जाती है, तांबा और चांदी में पाया जाता है। ये दोनों प्रकार के क्लोज पैकिंग अति उच्च क्षमता वाले होते हैं। यहाँ क्षमता से क्या मतलब है? क्षमता से मतलब है कि उस लेटिस के पैकिंग में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कुल आयतन में कणों का आयतन अधिक है, यहाँ पे 74% है, मतलब रिक्त स्पेस कम रहती है। HCP और CCP पैकिंग में 74% हिस्सा संपूरित रहता है। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इन दोनों संरचनाओं में उप सहसंयोजन संख्या 12 है। किस तरह से 12 है देखिए, जैसे अगर अपन ये लेयर का एक एटम देखते हैं तो ये 6 तो अपनी ही लेयर में कांटेक्ट में हैं और 3 नीचे के एटम्स इस लाल वाले गोले के साथ संपर्क में होंगे। इसी तरह से वापस अगर अपन ए के ऊपर बी लेयर लाएंगे, इस तरह की बी लेयर लाएंगे, तो फिर ऐसी वाली लेयर आने से 3 गोले फिर संपर्क में आ जाएंगे। तो 3 ऊपर के, 3 नीचे के और 6 अपनी लेयर में। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। तो HCP और CCP में दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और पैकिंग जो है 74% एफिशिएंसी है। आज की कक्षा में हमने पढ़ा यूनिट सेल्स के बारे में और 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पैकिंग के बारे में और वॉइड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगली कक्षा में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। धन्यवाद।